बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सुबह की खबर से, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा और अलबत्ता पूरे मुल्क में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जो है जारी सारी है। इस्लामाबाद में आज रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जो इनफैक्ट सुबह तक अभी जारी रहा, और आज पूरा दिन 100% बारिश जो है उसकी पेशगोई की गई है। आज, कल और परसों ये 3 दिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश होंगी, लेकिन इसके अलावा मुल्क भर में बारिशों का इसी तरीके से सिलसिला जारी सारी रहेगा। नॉर्दर्न पाकिस्तान की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो हर तरफ काली घटाएँ जो हैं वो छाई हुई हैं। मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, और ये डेली इस तरीके से जिस दिन धूप निकलती है उस दिन मौसम इतना शिद्दत पकड़ लेता है गर्मी में, और जिस दिन बारिश होती है उस दिन बिल्कुल जो है ना वो ठंड सी महसूस होने लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियाँ एक दफ़ा फिर से जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं, या अभी तक सर्दियाँ चल रही हैं। अगर आप अभी बाहर निकलें इस्लामाबाद में और खड़े हों एक टी शर्ट पहन कर या एक सिंपल शर्ट पहन कर, तो ज़्यादा देर आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना अच्छा जो है और ठंडा ठंडा जो है ना वो मौसम महसूस होता रहता है। लेकिन बारिश में ख्याल रखें, सुबह के वक्त जब भी बारिश में मैं निकला हूँ घर से ऑफिस आने के लिए, 1-2 एक्सीडेंट जो है ना हाईवे पर मामूल बने होते हैं, या इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर या फिर कश्मीर हाईवे पर। इसलिए बड़ा ख्याल रखा करें कि ड्राइव जो है वो स्लो किया करें बारिश में, क्योंकि स्लिपरी रोड्स होती हैं, सुबह जाने की जल्दी होती है, एक दूसरे के एक गाड़ी के जो है ना वो फासले से लोग लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे कि मेरी गाड़ी यहाँ से गुजर जाए, दूसरे की गाड़ी ना गुजरे। मोस्टली असल में ये भी होता है, सुबह आजकल बच्चों के स्कूल चूंकि दोबारा खुल गए हैं तो और नए क्लासेस में उन्होंने एंट्री मारी है, सो गुड लक फॉर दैट। और इसना में कि लोग सुबह बच्चों को स्कूल जल्दी छोड़ने की होती है तो बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान आपने खुद ही रखना है। एग्जैक्टली सो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। और ये भी देखने में आता है कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक जो है ना वो अभी काफ़ी दरहम बरहम है। उसकी वजह एक तरफ कचहरी चौक की तामीर, दूसरी तरफ पार्क रोड के ऊपर फ्लाईओवर की तामीर चल रही है, लेकिन उसकी वजह से सारा लोड जब एक्सप्रेस वे पर आ जाता है तो यकीन मानें कि सुबह के वक्त ट्रैफिक में आपको शुरू करनी पड़ती है वो DHA से, टी चौक से जो है ना वो लाइन स्टार्ट हो जाती है और वो फैज़ाबाद तक रहती है, जो कि अच्छा खासा टाइम वेस्ट करती है। इसके बारे में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को जो है वो कोई इकदाम और CDA को कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि वो जो अभी इस वक्त लॉजिक देते होते हैं कि ये जो 2 तामीराती पुल हैं इनकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट हुई है, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और आगे जो है ना वो ट्रैफिक स्मूथ हो जाए, वरना बहुत मसला आएगा। आप एक घंटा ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद का वो पैच जो अगर नॉर्मल रश हो तो उसमें आप 30 मिनट में जो है ना वो कवर कर लेते होते हैं वो पैच। सुबह की खबर का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास खबर है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, यानी कि पाकिस्तान में भी आपको पता है कि क्रिप्टो का सिस्टम जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया, और उसके ऊपर वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो भी एक्टिव है, और बिलाल बिन साकिब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं इसके ऊपर वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए आलमी कंपनियों की जो शराकत दारी है उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि $1 अरब की सरमायाकारी जो है उसका मनसूबा उन्होंने पेश किया है। अगले 3 सालों में इस मनसूबे को लगाया जाएगा, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए, डिजिटल मईशत जो है उसमें नुमायाँ पेशरफ़ सामने आए। ये आई थिंक डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए और डिजिटल सर्विसेज की बहाली के लिए, उसकी ज़्यादा मज़ीद जो है पेशरफ्त के लिए एक बहुत अच्छी मंसूबा जो है उन्होंने पेश किया है। अब लेट्स सी इस पर कितना जल्दी और तोसी के लिए काम होता है। वी आर होपफुल फॉर दैट। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं गवादर पोर्ट पर कार्गो जहाज़ों की आमद में इजाफा हो रहा है। आलमी एतबार जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पे इस वक्त मज़ीद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। गवादर पोर्ट पर एक और बहरी जहाज़ MV रो ग्लोरी 11,629 मैट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंच गया। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी ने ऐलान करते हुए बताया कि गवादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिससे आलमी शिपिंग कंपनियों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। अब ये भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर करता है। इस टाइम पे तो बहुत ही अच्छा है पाकिस्तान। जब मईशत जो है वो हर कंट्री की तकरीबन हमें धचके का सहारा लेते हुए नजर आ रही है,
वहाँ पे पाकिस्तान में ये ऐसी पेशरफ्त होना जहाँ पे पोर्ट के थ्रू कार्गोज़ जो हैं वो मज़ीद आ रहे हैं और पाकिस्तान पर एतमाद भी इस वक्त बहाल हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बंदरगाही निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। डेफिनेटली जी, आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे सफरी सहूलियात में आसानी के लिए। और इस वक्त जो पेट्रोल प्राइस बढ़ी है पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जो मेट्रो बस सर्विसेज हैं और ग्रीन लाइन सर्विसेज हैं उनको फ्री किया गया। और उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल जो फुटेजेस सामने आ रही थी, वो फुटेजेस जो हमने देखी हैं उसमें खचाखच जो है वो भरे हुए हैं मेट्रो स्टेशंस, और मेट्रो स्टेशंस के अंदर लोगों की लाइन लगी हुई है। और कल तो फिर भी ज़रा धूप थी, गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा, आज तो ठंडा मौसम है, लोग एंजॉय करने के लिए जो है ना वो मेट्रो बस पे लोग मेट्रो बसेस में यहाँ क्योंकि आप देखिए तो सही कितना किलोमीटर्स का सफर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना पड़ेगा। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। एग्जैक्टली कि वाक एंड से मतलब टेक्सला से जो है वो सफ़र करके इस्लामाबाद आए और दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोगों की खुशी भी जो नज़र आती है, एक अच्छी बात है। पाकिस्तान की जो अवाम है उनका फाइनली जो है अपने गवर्नमेंट पे एतमाद भी मज़ीद बहाल हो जाता है इससे, कि ये चीज़ भी वाज़ेह होती है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं और पाकिस्तानी जो अवाम है वो मेरे ख्याल से भरोसा खोते जा रहे थे, सो एक अच्छी जो चीज़ सामने उनके लिए आई है। व्हाट आई बिलीव कि जब हम लोगों ने जिक्र किया पेट्रोल हाइक के हवाले से, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, हाँ, इस पर मेरा अगर एनालिसिस मैं दूं तो वो इस तरीके से है कि गवर्नमेंट ने कोई ये सोची समझी तो नहीं थी स्कीम कि हम पहले प्राइसेस ज़्यादा करेंगे फिर उनको कम कर देंगे तो आवाम जो है वो खुश होगी। हुकूमत ने वो जो प्राइस फिक्स की थी वो उतनी प्राइस रखनी थी, लेकिन उस दिन वो 24 घंटे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया ना हम सब ने, चाहे टीवी चैनल्स का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात, अगर डिजिटल मीडिया की बात करें वहाँ पर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ने, लोगों ने मीम्स के थ्रू जो है वो ट्रोल किया, इतना प्रेशर बिल्ड किया कि हुकूमत को, और जो कि लॉजिकल भी हम बात पेश करते थे कि आप हमें पॉलिसी फ्रेमवर्क बताते हैं कि बहुत अच्छा है हमारे जहाज़ वहाँ से गुजरने दिए जा रहे हैं, तो उसकी मद में आवाम को भी तो फ़ायदा पहुँचाए ना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म ने वो ऐलान करने से पहले जो है ये ऐलान कर दिया कि फ्री सर्विसेज कर रहे हैं हम लोग बस की। पंजाब में भी इस किस्म के ऐलानात जो है वो हमें सामने आए हैं। तो उसी दिन ऑस्ट्रेलिया की भी मैंने खबर शेयर की थी कि ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल जो है वो ट्रेन्स और बसेस को फ्री कर दिया गया है। अल्टरनेट जो है वो रूट निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जो कि हुकूमत ने यहाँ पर पूरी की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे पहले ऐसी कोई सर्विस आई भी नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान भर में जो भी क्राइसिस गुजरे हों वहाँ पर ऐसी हुकूमत ने कोई सहूलियत पेश की। पहले पेट्रोल की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम भी उस तरीके से नहीं हुआ ना। हाँ, लेकिन फिर भी अपने वक्त के हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस हमेशा हाई हुए हैं। बेशक आजकल इन्फ्लेशन का हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर दौर के हिसाब से ही वो ज़्यादा होती है। जहाँ पर तनकीद हम करते हैं वहाँ पर हुकूमत को अप्रिशिएट भी किया जाए। तो ये जो सर्विस है ये पहली बार मैंने देखी है जो मुतारिफ कराई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत अच्छा है कदम। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं ईरान इसराइल वॉर के हवाले से, और इसमें अमेरिका आपको पता ही है एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेक होल्डर है। अमेरिका पूरी आबादी को ख़तरे में डालना चाहता है, ईरान ने जवाब दिया है, और हमले का अगर किया गया कोई भी मंसूबा तो उसको नाकाम बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ईरान की जानिब से। अमेरिका में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिकी आवाम इस जंग से नाखुश हैं और इस जंग के हामी नहीं हैं। इस्माइल बकाई जो ईरान के हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिकियों की तरफ से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा, और ये हम भी जिक्र कर रहे हैं कि नस्लकुशी के मुतरादिफ होगा। कल हमने प्रोग्राम में भी यही जिक्र किया कि इट्स लाइक स्टोन एज में आप ले जाएं, 25 साल पहले ले जाएं, और इस वक्त जितनी सैंक्शंस हैं ईरान पे, वो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तामीर कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस्माइल बकाई ने यह वाज़ेह किया कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से शहरी ढांचे पर हमला एक मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी करता है, और ख़ुद अमरीकी कांग्रेस की तरफ से, अमरीकी सेनेटर्स की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, आवाम की तरफ से काफ़ी बैकलैश देखने को मिल रहा है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा नजम, इसमें एक ये बात भी है कि अमेरिका को ये भी सोचना चाहिए कि अगर ईरान की आवाम ईरानियों के साथ खड़ी है, ईरानी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, उनकी मिलिट्री के साथ खड़ी है, तो फिर किसी और मुल्क का क्या जवाब बनता है कि वो उनको बोले कि हम रिजीम चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। exactly. अगर आवाम खुद खुश है अपनी रियासत से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी जो उनकी मुहाफ़िज है, उनकी मिलिट्री है, उनसे खुश है, तो फिर आखिर किसी और मुल्क का जवाब ही क्या बनता है। और फिर एक और चीज़ कि कल जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी है उसमें उन्होंने ज़्यादातर हिस्सा तो अपना पायलट्स के ऊपर लगाया कि मेरे पायलट 2 ज़ख्मी हो गए, उनको कैसे रेस्क्यू किया गया। दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि ईरान में हमला करना हमारा मकसद था रिजीम चेंज, और ईरान के 3 रिजीम तो हमने चेंज कर दिए हैं।
मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि जब आपकी बात ना मानी जा रही हो तो आप ज़िद्दी बच्चे की तरह जो है ना वो रट अलाप लेते हैं और उसकी ज़िद करते हैं और फिर बार बार अपना पॉइंट बता के, कभी ऊंची आवाज़ से पॉइंट बता के कि वो जो है ना वो सच दुनिया को लगने लग जाए कि हाँ आपकी कामयाबी हुई है। लेकिन हमने बचपन से सुना था आवाज़ ऊंची करने से आपकी बात सही नहीं हो जाती। अमली तौर पर तो कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं ईरान से कि डिजिटल वॉरफेयर और मतलब जो सोशल मीडिया की जंग है उसमें हमें जीत लेने दो, टारगेट किया जाए, हाँ, ताकि अवाम तक इंफॉर्मेशन की रसाई ना हो, बल्कि आप पूरी दुनिया तक अवाम की जो एक्चुअल राय है ईरानी अवाम की वो लोगों को पता ना चल सके। कोई इस तरह के जो है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जाए कि लोगों को असल सूरत हाल से आगाह ना रखा जाए, तो शायद जो है वो किसी तरह ये बाजी पलट सकते हैं। लेकिन वो भी अब हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है साहब वो ऐसी बौखलाहट का शिकार है कि वो कभी किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब मसीही बिरादरी के बारे में जो उनका बयान था, अच्छा, उससे पहले जो गालम गलोच उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने इसको, ये अगली खबर में हम ये भी बताएंगे अच्छा। इनके इसके बारे में। लेकिन इस वक्त वो हर किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो बजाय इसके कि वो अपने आप को दुरुस्त करने या अपनी गवर्नेंस ठीक करने पर ध्यान दे, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में नुक्स निकाल के उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि उनके लिए आई थिंक फ्यूचर में बहुत ख़तरनाक साबित हो और सकता मेरा है। ख्याल है कि ये शख्स और इस शख्स की जो हरकतें हैं अमेरिका अपने के लिए कितनी वो जो है साबित हो रही हैं खतरनाक। सफारती लिहाज से अमेरिका खुद को भी एक तरह से आइसोलेट ही करते हैं। दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है और इस बेवकूफ़ इंसान को जो है वो दुनिया कह रही थी कि अब नोबेल प्राइज जो है वो दिया खुल जाए। के बोल रहे हैं इसको पागल बेकाबू शख्स। इवन उनके अपने जो कल सेनेट तो बोल ही नहीं रहे। ऑपोजिशन लीडर का जो बयान था वो देखा जाए, उनकी अपनी आवाम जो उनके बारे में कह रही है वो देखा जाए, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के बारे में जो इनके अल्फाज थे, उन्होंने जो इनको रिएक्शन दिया। सो इट्स लाइक ऑल अराउंड जो है वो शिकार हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारी कह सकते हैं चेमगोइयाँ उनके बारे में हो रही है कि वो बहुत जल्दी जो है अपना आपा खो देगा, जो कि मेरे ख्याल से वो खो ही चुके हैं। सो आई थिंक उनको दूसरों पे नुक्ताचीनी करने के बजाय अगर वो अपने मुल्क पे ध्यान दे तो इस वक्त उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ के आपको बताते हैं साबिक रुकन कांग्रेस मार्जोरी टेलर सदर ट्रंप के मुतनाज़ बयान पर बरस उठे। अच्छा, अब वो बयान क्या है जिसका आप इशारा दे रही हैं? जी, सोशल मीडिया पर ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईस्टर के मौका पर सोशल मीडिया पर एक बयान उन्होंने दिया जिस पर नई बहस छिड़ गई। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक रुकन कांग्रेस मार्जोरी टेलर ग्रीन ने न सिर्फ सदर को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि उनकी पॉलिसियों को खतरनाक करार दिया है। और ऐसा ही है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अपने तफसीली बयान में कहा कि ईस्टर जैसे मजहबी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात मसीही तालीमात के बरक्स हैं। उन्होंने जोर दिया कि ट्रंप इंतजामिया में शामिल वो अफराद जो खुद को मसीही कहते हैं उन्हें खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए और सदर की पॉलिसियों की अंधी हिमायत तर्क करनी चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन और हम क्या अपने उनके जो हमने कल देखा था कि उनके माहिरीन की एक टीम ने बग़ैर 30 बंदों ने एक खत पे दस्तखत किए हैं कि इस वक्त जो ट्रंप कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकाबू शख्स हो चुके हैं और उनको इस वक्त हथकड़ी पहनाना, उनको उस जगह पे लाना कि वो उस होश के नाखुन लें बहुत ज़रूरी हो गया है। उनके मुताबिक मसीहत अमन, मोहब्बत और दरगुजर का दर्स देती है, जबकि मौजूदा पॉलिसियों से जंग और नफरत को फ़रोग मिल रही है। अब ये भी उनके अपने ही लोग हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर सब मिल के एक ही बात कर रहे हैं तो ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि मैं ही गलत हूँ। ये वही वाली मिसाल हो गई कि लोग नहीं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमेशा गलत लोग जो है ना वो ज़्यादा होते हैं और सही लोग हमेशा कम होते हैं, इसलिए मैं अकेला सही हूँ। बचपन से मैंने यही मिसाल सुनी है कि जी पागल जो होता है ना वो गाँव में अगर एक हो तो पूरे गाँव को पागल बोलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, और गाँव वाले कहेंगे कि नहीं ये एक पागल है। तो इस वक्त वो सिचुएशन बिल्कुल ट्रंप पे हस्बैंड वाइफ को फोन करता है ना और बोलता है कि कहाँ हो आप, ज़रा ध्यान से ड्राइव करना, अभी रेडियो नेटवर्क पर बताया जा रहा है कि कोई पागल शख्स रॉन्ग वे ड्राइविंग कर रहा है हाईवे पे। तो वो बोलती है कि तुम एक पागल शख्स की बात करें, यहाँ पे तो सारे पागल जो है वो रॉन्ग वे ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से हमें जो है वो बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के हवाले से, जहाँ पर बयान जारी किया गया है कि यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक तबसरे जो हैं
वो गलत हैं, गुमराह कुन हैं, उनको मुस्तरद किया जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा ने मुत्तहदा अरब इमारात के माली ज़खायर से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाले तबसरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये एक रूटीन प्रोसेस है। पाकिस्तान के माली ज़खायर को बहुत मदद मिली है। UAE के जो मुआहदा हुआ था जिस टाइम पर उनको वापस पेमेंट हमने करनी थी, और अब वो प्रॉपरली एक रूटीन के तहत पेमेंट वापस की जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत तयशुदा मुद्दत पर ये अपनी रकम वापस कर रही है। इसमें और किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है और इसकी मामूल की कार्रवाई को गलत कि ऐसे होता है। लेकिन कल जो मैंने मीम्स देखी हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान अपना कर्जा वापस कर रहा है UAE को, कर्जा था या वैसे रखी हुई रकम थी लेकिन ये वापस कर रहा है पाकिस्तान, उस पर IMF जो है वो भी हैरान परेशान होगा। एक मीम ये थी कि IMF देख रहा होगा कि अच्छा पाकिस्तान के पास पैसे हैं, पाकिस्तान वापस कर रहा है। दूसरा सऊदी अरब खुद परेशान बैठा हुआ है कि वो एक भाई जो परेशान बैठा होता है कि उसको पता होता है कि इसने मुझसे लेके वापस जो है ना वो आगे देने हैं। और इसी तरीके से इतनी मीम्स और इतने मजे की मीम्स बनाने में तो वैसे नो डाउट पाकिस्तान बहुत क्रिएटिव है, बट ये जो क्या सराइयाँ होती हैं हर चीज़ जो है वो ट्रू भी नहीं होती है। सो आप एटलीस्ट फैक्ट्स चेक कर लिया करें, सो बेहतर रहता है, क्योंकि आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत, सोशल मीडिया तो आजकल बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करता है, वो बहुत से लोगों तक जाती है तो बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। दुबई से लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है कि हाँ, तो कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो आई थिंक आप ज़रा एक बार रिसर्च करके फैक्ट्स पे मबनी अगर चीज़ शेयर किया करेंगे तो लोगों की रहनुमाई भी साथ हो जाएगी। एग्जैक्टली, इसलिए दफ्तर खारजा ने जो स्टेटमेंट पेश की है इसको मनोवन आपने नहीं मानना, इसके ऊपर भी आप जो है वो अपनी रिसर्च, मैं वही कह रही हूँ, अपनी रिसर्च आप जरूर किया करें, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन पिछले 5-6 दिनों में, और कल मैंने इसके हवाले से अपने सोशल मीडिया पर भी बात की और उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता करके ये बताया कि उनकी फैमिली में भी सेम यही हो रहा है कि वहाँ से लोग जो 20-20 साल से रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और डिपोर्टेशन के जो मसाइल हैं उसके ऊपर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं खलाबाजों के हवाले से। आर्टेमिस 2 जो है वो नासा की तरफ से लॉन्च किया गया है टूवर्ड्स मून, और ये दूसरा मिशन है जो अमेरिका की जानिब से जारी किया गया, और खलाबाजों का चांद के करीब एक पहला दिलकश मंजर जो है और दिलकश वीडियो जो है वो सामने आई है। रिसेंटली इधर से न्यूज़ ये आ रही थी कि वहाँ पर टॉयलेट भी जैम हो गया था उनका, जो उनकी एक फ़ीमेल एस्ट्रोनॉट जो है उसने जो है वो ठीक किया था। फिर उसके बाद उसका वीडियो लिंक के ज़रिए ये इंटरव्यू जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं अपनी TV स्क्रीन पर, ये आया था। फिर उससे पूछा गया कि अच्छा हु वॉज द प्लम्बर, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आई वॉज द प्लम्बर, ठीक है, मैंने ठीक किया ये वो। तो ऐसी जो है ना वो वीडियो सामने आई है। नासा के तारीखी मिशन है जी आर्टेमिस 2 जो खिला में अपने सफ़र के तीसरे रोज़ एक अहम संग मील अबूर कर गया है, और ये स्पेस एयरक्राफ्ट पर सवार 4 रुकनी अमला अब ज़मीन के मुकाबले में चांद के ज़्यादा करीब जो है वो पहुँच चुका है। नासा की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन वीडियो अपडेट के मुताबिक मिशन के तीसरे रोज़ अमले ने मुख्तलिफ अहम सरगर्मियाँ सर अंजाम दी हैं। इस अहम संग मील को खलाबाज जो है वो तासुरात नहायत उनके पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और नासा ने सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी करते हुए कहा कि हम इस वक्त डॉकिंग हेड से चांद को देख सकते हैं, ये एक नहायत खूबसूरत नज़ारा है। वाओ ब्यूटीफुल। बिल्कुल। 1972 के बाद दूसरा जो है वो ट्रिप गया है नासा की जानिब, और जो कि एक बहुत अहम पेशरफ्त है। हाँ, सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि 10 रोज़ा जो है ये सफ़र होगा, और उसके बाद हम जानेंगे कि अब जो है वहाँ सफ़र करना, वहाँ जाना आसान हो गया है, या फिर वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए है। लेकिन मैं और आप तो डेफिनेटली नहीं जा सकते, जाहिर है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं हुकूमत, मईशत और क्रिकेट से कोई उम्मीद नहीं है। ये किसका कहना हो सकता है? क्या क्या क्या? क्रिकेट, मईशत और हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं है। हाँ, बहुत सारी आवाम का इस वक्त ये कहना हो सकता है। बहुत सारी वीडियोस जो है वो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, जो इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि हाँ वैसे कह तो ये ठीक रहे हैं। आगे बढ़ के बताते हैं आपको, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा फजीला अब्बासी का ये कहना है, फजीला काजी का ये कहना है कि उन्हें हुकूमत, मईशत और क्रिकेट से अब कोई ख़ास उम्मीद बाकी नहीं रही। निजी टीवी पर एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि लोग आजकल अपने ज़ोर बाजू पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। जिन शख्स के बच्चों को खाना नहीं मिल रहा वो सबसे पहले उनका पेट भरने के बारे में सोचेगा, ऐसे में वो अपने हकूक के लिए कैसे जानेगा और कैसे आवाज़ उठाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आवाम को मसाइल में उलझा कर रखा जाता है ताकि वो अपने हकूक के लिए खड़े ना हो।
आई थिंक ये बिल्कुल ठीक बात है। आप रोटी पानी में ही इतना मसरूफ़ कर दें इन सब लोगों को कि ये सोचे ही ना कि इनके हकूक़ क्या। आप उसी के लिए तगदो करते रहें, यही सोचते रहें कि बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, कहाँ से मजदूरी करके पैसे लाऊंगा तो बच्चों का पेट पलेगा। आप अगर इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो ये कब सोचेंगे कि मुल्क की मईशत को क्या हो रहा है, मुल्क में ये कहाँ से हो रहा है, सिक्योरिटी के क्या सूरत हालात। सो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं एक डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होती है, और ऐसे में गरीब आदमी जो है वो वाकई में अपना पेट पाले कि वो मुल्क में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। Exactly. उनका मज़ीद ये भी कहना था कि पहले तो गैस और पानी आती नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो अपने साथ इतना बिल लेकर आती है कि उस पे भी इंसान जो है हैरान हो जाता है। पिछले दिनों हमने सबा हमीद की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो पुलाव बना रही है, ठीक है, गैस सिलेंडर पे, और वो भी ये कह रही हैं कि सुबह से मेरा पुलाव खाने का, मटर वाला पुलाव खाने का दिल था और अभी तक गैस ही नहीं है। सो अब एंड पे मैंने सोचा कि मैं सिलेंडर पे ही बना लूँ। और ये फजीला काजी साहिबा का भी ये कहना है कि मैं जिस इलाके में रहती हूँ बहुत पोश इलाका है, पानी के टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन बिजली का बिल आता है तो लगता है कि पता नहीं हम क्या ही चला रहे हैं। फजीला काजी साहिबा मेरा ख्याल है कराची में रहती हैं। जी, कराची में रहती हैं, क्योंकि वहाँ की साफ पानी कराची में क्या ही पॉश इलाका और क्या ही दूसरा इलाका। या दैट्स ट्रू, वहाँ पे पानी की किल्लत तो हर जगह ही है। वहाँ पर आप जाए ना तो महसूस होता है कि यकीन माने आप कितने अरसा पीछे चले गए। अब इस वक्त जो कराची वाले हमें सुन रहे हैं वो हमें हमारी प्रोड्यूसर जो है शी बिलोंग्स टू कराची, और वो बहुत जो है ज़ाहिरी बात है उनका लगाव है। वो अक्सर हमें कहती रहती है नहीं तुम लोग गलत बात करते हो कराची के हवाले से, लेकिन वाकई में दिल दुखता है। तो नहीं है। पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी वाला शहर है, और शायद इसी वजह से उधर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर लोग बसते हैं, मुहाजिर, सिंधी, बलोची, पूरा पाकिस्तान वहाँ पर बसता है, पूरा हब है, रीढ़ की हड्डी है, रोशनियों का शहर है। लेकिन वहाँ पर आप जाके खुद एक्सपीरियंस करें ना अगर उतर के, तो यकीन माने खाने के अलावा कराची में जो है ना वो आपको समंदर और खाना, ये दो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और समंदर की हालत भी अपना प्लास्टिक से भर भर के बुरी होती जा रही है। हाँ, ये जो समंदर में भी वो जो लोकल बीचेस हैं ना जहाँ पर आम आवाम जाती है वो तो इंतहाई गंदे होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बीचेस बने हुए हैं, जो बनाए हुए हैं लोगों ने, जिस तरह टर्टल बीच है, ठीक है, और इस तरीके से फ्रेंच बीच है, हॉक्स पे है, ये हैं जो फिर कुछ इंटरनेशनल चेन्स जो हैं वो वहाँ पर डेवलपमेंट करती हैं, तो उनके यहाँ जो बीचेस हैं वो बहुत अच्छे साफ सुथरे आपको मिलेंगे। अदरवाइज वहाँ की जो पॉश सेक्टर की सोसाइटीज़ जो है ना उधर भी आपको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर गंदा मिलेगा। नजम, हम अगेन वही बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो आके वहाँ जो डेवलपमेंट कर रही है उसकी वजह से वो कदरें उन बेहतर है उनकी हालत। अदरवाइज जहाँ हम खुद जाते हैं या हम खुद जहाँ पे बस रहे हैं उसकी हालत क्या है। कराची में ऑलमोस्ट हर जगह में कराची के बारे में अभी कल परसों बारिश हुई है, दोबारा फिर से डूबा हुआ था कराची। साफ पानी की हालत आप देखें वहाँ की क्या है, कि वो भी यही कह रही हैं कि जी साफ पानी मुयस्सर ही कोई नहीं है, हमें टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन बिल फिर भी हमें उस पानी का देना पड़ता है। गैस आती नहीं है और जब बिल आता है उसका तो हमें समझ नहीं आती कि जब गैस आ ही नहीं रही तो बिल बिलावल साहब ने कहा था ना कि बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, जब गैस थोड़ी आती है तो बिल थोड़ा आता है, जब गैस ज्यादा आ रही है ठीक है तो फिर तो ये वाला मसला है। ये जो हालात है उस पर उन्होंने तबसरा किया कि अब मेरे ख्याल से मैं सिर्फ शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ये सांस और रिज्क का जो है वो दावा वो अल्लाह ने खुद इसका इख्तियार अपने पास रखा है। अगर ये इख्तियार हमारे हुक्मरानों के पास होता तो वो शायद हमारी काल भी खींच लेते। एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे कीवी क्रिकेटर फिलिन गिब्स का, जिन्होंने बतौर पायलट महारत हासिल कर ली है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये वीडियो शेयर की जिसमें गिलेन फिलिप्स को जहाज़ जो है वो संभालते हुए देखा जा सकता है, और महफूज तरीके से उन्होंने लैंडिंग करते हुए दिखाया कि उनको जो है जहाज़ चलाना आता है, और ये बहुत ही अच्छा और कमाल का शौक़ होता है। इसके लिए आपके पाकिस्तान में भी लाइसेंसिंग होती है, अगर आपने करनी है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस, बल्कि उससे पहले भी SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फिर उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस एंड देन दी कमर्शियल पायलट लाइसेंस। मुझे भी बहुत शौक है वैसे एविएशन पढ़ने का, लेकिन एविएशन की फीस ही मुझे मीडिया में आने से पहले था ही ये शौक। मुझे भी बहुत शौक था। फिर मुझे जब पता चला कि उस वक्त में इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं CPL के लिए, मैं भी और फिर मुझे जब बाद में पता चला कि ये तो एक सिंपल लाइसेंसिंग है, आप किसी भी एज में कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने बोला खुद पैसा कमा के हाँ, खुद पैसा ये पॉसिबल है। मैंने भी उस वक्त जब पता किया था मैंने कहा इतनी फीस, तो मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब, लेकिन अब आज फीस आपको पता लगी थी। मुझे तो
2015-16 की बात है, मुझे पता चला था उस वक्त 35 to 45 लाख थी जो आपके एक CPL के लिए रिक्वायर्ड थी। मैंने आई थिंक 2019 में पूछा तो 57 लाख रुपए। हाँ बस अब उसके हिसाब से अभी करोड़ तक पहुंच गई होगी। या एग्जैक्टली। तो आजकल के वैसे जो हालात चल रहे हैं, मुश्किल ही है कि हम खुद भी कमा के पढ़ सके। नजम नहीं कर सकते हैं। कैसे? जज्बा, आजकल के लगन होनी चाहिए। जज्बा और लगन बेशक है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि आजकल के हालात में हाँ ये पॉसिबल है। आजकल के हालात में हर बंदा जो है अपनी सैलरी में मुश्किल से महीना काट पाता है। हाँ। वो इतने पैसे जमा करके कि वो आप करोड़ रुपए में एविएशन। मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि आपको जो है ना वो अगली नस्ल के लिए कुछ कमा के रख के जाना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन वो अगली नस्ल के लिए 3 के बजाय 2 भी छोड़ जाएंगे तो वो गुजारा कर लेंगे। वो जो 1 किला है ना उसको बेच के अपनी ख्वाहिशात भी लेकिन किला कहाँ है? चलो 1 कनाल जो है उसको बेच के अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना अपनी ख्वाहिशात लाजमी पूरी करें, अपने आप को अहमियत दें, ये बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी ट्रू। अपनी ख्वाहिशात जी पूरी करनी चाहिए और इसी दुनिया में ही करनी चाहिए, क्योंकि आपको दूसरी ज़िंदगी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं मिलने वाली है। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और वो क्या होगा वो भी हम आपको वापस आके ही बताते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, जितना हम डिजिटली जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, डिजिटल चीज़ों से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, उतना ही डिजिटली जो क्राइम्स है उसमें भी इजाफा देखने में आया। और स्पेशली हम सोशल मीडिया की बात करें तो इस पर हमें हरासगी के वाक़यात स्पेशली ख़वातीन के साथ ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो, चाहे वो फ़ेक अकाउंट्स बना के ख़वातीन को हिरासा करना हो, या इस तरह की जो निजी मालूमात होती हैं वो शेयर करके ख़वातीन को जो है वो एक्सपोज किया जाता है। सो ये वाले जो सूरत हाल है, ये वाले जो मामला है हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए हालांकि एक बहुत मखसूस बिल जो है वो भी मुतारिफ हुआ था ताकि इसमें कमी पेश आ सके, लेकिन उसके बावजूद लोग इसकी वायलेशन करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 2016 में ये बिल आया था, नाफिज किया गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि शायद ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो वाक़यात हैं जिसमें क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं उसमें कमी आएगी, लेकिन फिर भी ख़वातीन को बहुत सारे हिरासगी के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे अगर आपको इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ होता है तो आपको चुप रहने के बजाय और अपने जो है वो एक शिकंजे में इंसान ख़ुद को जकड़ लेता है कि अगर मैं बात करूँगा कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। सो कहाँ आप जा सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं, कैसे FIA इसको आगे लीड ऑन करता है और कैसे उस मुजरिम को सज़ा या जुर्माना देने पे मजबूर कर देता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षंदा नाज, एक्स ओम्बड्समैन पर्सन है, वुमेन राइट्स एंड पीस एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मैम वक्त निकालने के लिए। हालांकि आप इस वक्त भी एक सेशन अटेंड कर रही हैं जहां ख़वातीन मौजूद हैं, आप उनको आगाही मुहिम दे रही हैं। मैम इस वक्त हमें ये बताइए कि ये जो ऑनलाइन हरासगी के वाक़यात होते हैं ख़वातीन के साथ, इसमें कितना इजाफा, बजाय इसके कि हमें इसमें कमी नज़र आती, बजाय उसके में ज़्यादती नज़र आई है, लेकिन अब ख़वातीन उसके बारे में बात करती हैं और इसको रिपोर्ट करती हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े अहम मौजू को उठाया और फिर खास तौर पे हमने दो उसमें अदवार में जो सोशल मीडिया है उसमें हमने देखा कि ख़वातीन की हरासगी जो है वो किस तरह हो रही है, खास तौर पे जब हम इसको साइबर क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। एक जो हमें राइज नजर आया था, पहले मौजूद थी, लेकिन कोविड-19 में जब आपके ऑफिशियल मेरे ख्याल से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी अच्छा, ये जो कोविड-19 में व्हाट्सएप ग्रुप जब बने तो इन व्हाट्सएप ग्रुप में हमें देखने में आ रही है, आपको मेरी आवाज? जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हेलो जी। कोविड-19 का एक पीरियड है कि जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप
और लोग सोशल हम्म। मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव थे, उस वक्त साइबर क्राइम आपको एक राइज में नज़र आया। और दूसरा, अभी एआई के आने के बाद जहाँ पे हम्म। खास तौर पे हमारी जो खवातीन जो पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करती हैं, उनको हमने देखा कि उन खवातीन को काफ़ी हरास किया जा रहा है, उनके गलत गलत इमेजेस बना के और इस तरह। इस वक्त हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मैं अभी भी एक असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ कि जिसमें मेरा मकसद है कि मैं एक ऐसी बुकलेट बनाऊं जो खवातीन के पास अवेलेबल हो और वो उन इदारों को वो राब्ता करे। तो जैसे मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ 3 जगहों पे ऑनलाइन तो सर्विस अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आपको किसी ऑफिस में एक्सेस करना होता है, तो साइबर क्राइम के जो यूनिट है वो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं फिजिकली, बाकी सारा ऑनलाइन है। और आप जानती हैं कि एक आम स्कूल टीचर जो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी को नहीं समझती, वो उन या कोई भी शख्स जो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो उसके लिए मुश्किल है कंप्लेंट मैकेनिज्म को रसाई लेना। दूसरी बात ये है कि ये जो दूसरा जो इशू है साइबर क्राइम का, फैमिलीज की, क्योंकि ये मैंने खुद भी देखा, क्योंकि डोमेन मेरा नहीं था, हरासकी था, लेकिन कभी कभी उन केसेस में हरासमेंट, साइबर हरासमेंट के केसेस भी आ जाते थे, तो फैमिलीज का बड़ा दबाव होता है, खास तौर पे क्योंकि ये जो साइबर हरासमेंट है इसमें इमेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपकी इमेजेस फोटोशॉप भी होते हैं, एआई से भी जनरेटेड होते हैं और कुछ केसेस में जेन्युइन भी होते हैं। तो उसमें फैमिलीज को हमेशा एक खौफ रहता है कि अगर हम ये पब्लिक हो गए या एक हाथ से दूसरे हाथ में गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए, मैं भी इसी से रिलेट करना चाहूंगी। हो रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे वाक़यात देखने में मिलते हैं, न सिर्फ ख़वातीन के हवाले से, आज हम चूँकि पर्टिकुलरली ख़वातीन के हवाले से बात करें, वरना ओवरऑल मर्दों के हवाले से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन हरासमेंट के वाक़यात हमें देखने में मिलते हैं। विल टेक अ ब्रेक जी, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे हमने बताया, बारिश की वजह से थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है। कल मेरे साथ भी यही हो रहा था, इंटरनेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, इसी वजह से हमारा मुनक़ता हो रहा है बार बार राब्ता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रक्षंदा नाज जी। रक्षंदा, आप बता रही थी हमें हरासानी के वाक़यात में जो है इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही ये भी बताइए कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक मर्द और औरत के बीच कुछ पिक्चर्स या इस तरह की बातचीत शेयर होती है, वो पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो लेकिन बाद में कोई उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करें, तो उस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, ये लॉ इसमें बहुत क्लियर है। लॉ जो है वो कहता है कि आप किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग, चाहे आपका कोई रिलेशन विद कंसेंट था या विदाउट कंसेंट था, अगर आपने उस वक्त का कोई भी वो की जो मालूमात है वो आपने शेयर करने की धमकी दी या उसको शेयर कर दिया, तो इसमें पीका एक्ट जो 2016 है और फिर 2026 में इसको फर्दर एनहांस किया गया, तो ये लॉ बड़ा क्लियर है कि इसमें आपके पास गवर्नमेंट में भी इस वक्त ऑनलाइन कंप्लेंट का मैकेनिज्म मौजूद है और नॉन गवर्नमेंट में डिजिटल राइट फाउंडेशन और इस तरह की के इदारे जो है इस वक्त जो मर्द और खवातीन दोनों को सपोर्ट दे रहे हैं। मेनली इसका जो साइबर हरासमेंट है, इसकी का जो शिकार है वो खवातीन और यंग बच्चियां होती हैं, और फिर उनका मसला ये भी होता है कि फैमिली एक तरफ वो हरास हो रही होती है और दूसरी तरफ फैमिली उसको छुपाने की कोशिश कर रही होती है। इसीलिए इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर भी काफी फोकस किया जा रहा है कि खवातीन जब कंप्लेंट लेकर जाएं
तो वहां पर उनको अटेंड कौन करे? तो इसलिए हमने देखा है कि नंबर ऑफ वुमेन जो है वो साइबर क्राइम यूनिट में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको इंक्रीज किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी को फोकस कर रही हैं। रक्षंदा साहिबा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सेल ऑपरेट कर रहे हैं वो सिर्फ FIA के हैं या ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस भी मौजूद है इस हवाले से? देखिए, ओम्बड्स पर्सन के जो ऑफिसेज हैं वो हरासमेंट को लेते हैं, और जो ओवरऑल वर्क प्लेस हरासमेंट है उसके अंदर पीका का क्योंकि अपना लॉ है और 2010 का अपना लॉ है, लेकिन उस हरासमेंट में तो ओम्बड्स पर्सन के ऑफिसेज पाकिस्तान भर में उसको डील करते हैं 2010 के अंदर। लेकिन जी जब ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन हरासमेंट हो तो ये प्योरली FIA का डोमेन है। ये ठीक, FIA मतलब के आप कहना ऑफिसेज चाह ही रही हैं कि डील जब करेंगे, क्योंकि ऑम्बड्स पर्सन में उनके आते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन से रिलेटेड ना हो, चाहे वो वर्क प्लेस हरासमेंट हो, फिजिकल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट हो, साइकोलॉजिकल, उसमें वो सारे आते हैं। जो FIA वाले करते हैं दैट इज ओनली रिलेटेड टू साइबर, राइट? देखिए, आपकी जो मेंटल या हरासमेंट स्ट्रेस बनता है या जो आपकी इमोशनल स्ट्रेस है वो तो हर सूरत में आपका आएगा। मैं बिल्कुल। सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक आपकी वर्क प्लेस हरासमेंट है, वर्क प्लेस हरासमेंट में भी जो है वो पार्टली ओम्बड्स पर्सन का इदारा डील कर सकता है। ये प्योरली हरासमेंट जो ऑनलाइन हरासमेंट है ये प्योरली पीका का डोमेन है, और पीका जो है ठीक। वो FIA के जरिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। रक्षंदा साहिबा, इस लेकिन वक्त ये भी मैं अवेयरनेस के बता हवाले दूं से आप कि बहुत सारे ओम्बड्स पर्सन प्रोग्राम्स कर रही होंगी, ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइएगा कि अवेयरनेस मैं कहाँ से आपको एक हासिल बात की जा बताऊं, सकती है, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, कोई प्रॉपरली डिटेल्ड कहीं पर स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पर वेबसाइट पे जाके चीज़ों को पढ़ा जा सकता हो? देखिए इसमें बहुत हद तक एक बेहतरी आई है कि अगर आप FIA की वेबसाइट पे भी जाएंगे साइबर हरासमेंट की रिपोर्ट करने के लिए, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में परफॉर्मा मौजूद है। ठीक इसी है। तरह जैसे मैंने अभी डिजिटल राइट फाउंडेशन का कहा, उनकी वीडियो एनिमेशंस इस वक्त इंटरनेट पे जहाँ पे और चीजें हैं अवेयरनेस भी बहुत अवेलेबल है, और हर जबान में अवेलेबल है, और इदारे भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल एकेडमी के साथ मिलके कुछ स्टाफ की ट्रेनिंग भी की है इन कॉन्टेक्स्ट में कि वो किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। तो इसके अंदर काम हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि इंटरनेट आपका सिर्फ एक जगह तक महदूद ठीक है। नहीं है, रक्षंदा जिस साहिबा, घर माजरत में के भी साथ आज एंड्रॉइड चूंकि फोन टेक्निकल है। मसाइल की वजह से प्रॉपरली गुफ्तगू नहीं हो सकी, व्हेनेवर यू आर इन इस्लामाबाद हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ ताकि इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू हो सके। माजरत के साथ आज हमारा वक्त कम है, हेडलाइंस का वक्त हुआ ज़्यादा, इसलिए आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, हेडलाइंस का वक्त है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे, हमने कल ही आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि PTI ने जलसे के लिए इजाज़त मांगी है। लियाकत बाग में जलसा करना चाह रहे हैं, 9 अप्रैल को उन्होंने तारीख दी है। अब उसकी इजाज़त अब तक मिल चुकी है या नहीं, या उस पर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? क्योंकि वो इस बार कह रहे हैं कि वो अमन पसंद जो है एहतजाज करना चाह रहे हैं, जलसा करना चाह रहे हैं। सो क्या वो अपनी बात पर पूरा उतरते हैं या नहीं, और क्या इस बात पर गवर्नमेंट को एतबार भी है कि नहीं? हमें ज्वाइन किया जी इख्तियार वली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया नाज़िश, आपने अपनी शो में बुलाया। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारी शो में आ सके। सर ये बताइए कि जो जलसे की इजाज़त लेना चाह रही है इस वक्त PTI, 9 अप्रैल को जलसा करना चाह रहे हैं लियाकत बाग में, इस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? अब देखिए, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है।
नॉर्मल रूटीन के जो हालात हैं वो देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब भी इनके कोई जलसा वगैरह होता है तो उसका ये अंदेशा जरूर होता है कि इसमें अक्सर फायरिंग हो जाती है, इसमें अक्सर जो है तो बंदों पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, इसमें अमन अमान के मसाइल बनते हैं, कत्ल मुकातला और खून खराबे के बगैर ये लोग कभी घर वापस नहीं गए। अगर मैं 2014 की बात करूं तो वहां से लेकर 26 नवंबर 2024 तक, तो इन 10 सालों में आप देख लें इनका कोई जलसा पुरअमन नहीं हुआ। ये जब बी चौक में आए थे, ये जब उसके बाद आए थे, फिर ये ब्लू एरिया में ग्रीन बेल्ट्स को जिस तरह जला दिया गया था, तो एक एक वाकया जो है तो ये हर वक्त किसी सानेहा मॉडल टाउन के चक्कर में रहते हैं, ये हर वक्त किसी इस तरह जैसे गुज़श्ता 26 नवंबर को हुआ था, वो रेंजर के लोगों को मार दिया था, अपने भी बंदे इन्होंने मरवा दिए थे। तो ऐसे हालात के ये लोग ये पीछा करते हैं और ये दे आर सीकिंग फॉर इट। तो आपको लगता है कि पीटीआई जो है वो इसी तरह की वो इंतशार ही चाहती हैं कि इंतशार पैदा हो, बदअमनी पैदा हो और आवाम जो है वो एक रिएक्शन दे? क्या हमेशा पीटीआई ये चाहने की कोशिश करती है? नॉर्मल नेचुरल सियासत जो है वो पीटीआई को सूट नहीं है। हर वक्त ये लोग कुछ हैपनिंग इनको चाहिए, कोई गर्म किस्म का मसाला चाहिए कि बाजार जो है वो गर्म हो जाए, लोग वाह वाह ये देखो, सारी चीजें छोड़ के वो देखो, वो ऐसा तमाशा, ये हर वक्त इसके चक्कर में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई है नहीं, वो क्या बताएंगे? मुझे बताए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक पॉलिटिकल लीडर होता है, वो बोलता है कि मैंने अपने पौने 4 साल में जो पाकिस्तान का कर्जा मैंने ऑलमोस्ट दुगना कर दिया था 75 साल का, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने वो प्रोजेक्ट किया, मैंने मोटरवे बना दी, मैंने आपको पोर्ट बना के दे दिए, मैंने एयरपोर्ट बना के दे दिए, मैंने अस्पताल बना के दे दिए। तो उनके पास तो ऐसा कुछ करने को है नहीं। ठीक है। वो 50 लाख घर जो थे वो भी एक ड्रामा था, वो 1 करोड़ नौकरियां भी एक ड्रामा था, और साइकिल पर बैठ के जाना वो भी एक ड्रामा था। फिर गवर्नर हाउस को बुलडोज करने का ऐलान, वो भी एक ड्रामा था। मदीने की रियासत बनाएंगे, तो ये तो सिर्फ ड्रामे करके गए हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स ये ना कभी कर सके हैं और ना ये कभी आइंदा कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास विजन ही नहीं है। इख्तियार वली साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त आप केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, केपी और फेडरल गवर्नमेंट आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन के हवाले से आपको क्या लग रहा है, कैसी चल रही है कोऑर्डिनेशन? सुहेल आफरीदी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हो गई है, कोई वहाँ पर हुकूमत की कारकर्दगी भी नज़र आ रही है या नहीं? हुकूमत की क्या कारकर्दगी है सिवाय रोशनी हो गया? अभी ये 1300 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए हैं रमजान पैकेज में। इन्होंने रमजान पैकेज का ऐलान किया था, वो 1300 करोड़ रुपए, 13 अरब रुपए, और मीन्स 1300 करोड़ बन जाते हैं। ये थे गरीब लोगों के लिए कि ये उनमें बांटे जाएंगे। अब उसका तरीक़ेकार का क्या किया, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर सेनेटर को कहा कि आप 5000 नाम दें, हर एमएनए को कहा गया कि आप 5000 नाम दें, और फिर हर एमपीए को कहा गया कि आप 5000 नाम दें। ठीक। अब उन्होंने वही फार्मूला अपनाया कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों में, और वो उन्होंने अपना आपस में तकसीम कर लिए पैसे। अवाम से उसका दूर 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 तक कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर वजीर आला के अपने हल्के के लोग जो गरीब और मुस्तहिक लोग थे, उन्होंने ईद के दिन और आखिरी रमजान में ये जोलियां उठा उठा के ना उन्होंने इनको बद्दुआएं दी हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं नाज़िर साहब को भेजता हूँ। वो पैसे पब्लिक तक नहीं पहुंचे। 400 करोड़ रुपए इससे पहले ये लोग निकाले हैं इन्होंने। वादी तीरा ऑपरेशन जो हो रहा था, जिसपे बड़ी बातचीत हुई थी मीडिया में कि उनको तो इख्तियार वली साहब, फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इनको समझाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि मुल्क तो हमारा ही है, प्राइम मिनिस्टर तो वहां के भी शहबाज शरीफ साहब ही हैं। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट ने अब इतने अरसे में ये तो कर लिया कि अब सुहेल आफरीदी को इतनी समझ आ गई है कि जो उनकी सियासी जिम्मेदारी है वो अलग है, लेकिन जो उनकी रियासती जिम्मेदारी है वो उनको बाहर सूरत अदा करनी पड़ेगी। और अब वो थोड़ा बहुत रियासती जिम्मेदारियों की तरफ वो अटेंशन दे रहे हैं, और उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है, शुरू कर दिया है।
चले मैं देर आए अक्सर दुरुस्त आए। कहता हूँ हाँ कि आई हैव सीन अ बैड बॉय टर्निंग इनटू अ गुड बॉय। हाँ डेफिनेटली। अच्छा इख्तियार वली साहब, अभी जो जलसा होने लगे, आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या अभी जो है वो सिलसिला है, 9 अप्रैल को इजाज़त कोई देने की उम्मीद भी है या नहीं? सर वो माहौल डिप्टी क्या नजर कमिश्नर का काम है और डिप्टी कमिश्नर सर ने कोऑर्डिनेशन देखना तो होगा। होगी ना आपके साथ, या आपके साथ नहीं अभी तो हुई आपकी नहीं, अच्छा अच्छा अब अभी अभी नहीं। हुई नहीं है, और अगर हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है। आज तो 7 तारीख है और 9 अप्रैल में भी एक आध दिन रहता है, तो आई टेक द लेटेस्ट अपडेट, तो देन आई टेल यू अबाउट कि क्या है। लेकिन मैं जलसों के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है। जलसे होने लेकिन चाहिए, अब जलसा जो पॉलिटिकल है एक्टिविटी पुरअमन होनी होना चाहिए, लेकिन वो अब पुरअमन होना ये चाहिए, ना इसमें लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसा जलसा कि जिसके इकट्ठे होने से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे, जो ठीक है। हमारी जमहूरियत की तवाना है, हमारे सिस्टम को, और जो पीस डायलॉग चल रहे हैं उसको नुकसान ना पहुंचे। जब भी यहाँ पर कोई बैन अल-अक़वामी सरबराहान मुमलिकत इस्लामाबाद आते हैं, पाकिस्तान कोई 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 बैरूनी दुनिया में सफारती महाज पे झंडे गाड़ रहा होता है, तो इनको अपना शरारत का जलसा याद आ जाता है। ठीक है। वेंडेटा वो नहीं होना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह इख्तियार वली साहब आपके वक्त के लिए। जलसे के दिन या जलसे के हाँ। बाद आपको जहमत देंगे, मौजूदा सूरत हाल पे दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हमारे कहीं साथ जाइएगा मत। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े मसले जो कि पॉवर्टी है उसके हवाले से, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें अपने लेवल पर काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ख़ुद मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, फिर स्मॉल बिजनेसेस जो है ख़ासतौर पर ख़वातीन को पंजाब के हवाले से जो एक फंडिंग दी जाती है उसमें बहुत करामत आती है। सो पॉवर्टी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकस है, काम कर रही है। ये जो हालिया क्राइसिस चल रहे हैं जंग की वजह से, इसमें भी पेट्रोल के अंदर कमी, उतार चढ़ाव, और फिर उसके साथ बसेस को फ्री करना, ये भी उसी के एक सिलसिला है। लेकिन आज हम इन्हीं मोहतरमा से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमा अख्तर चुगताई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका बारिश के दिन हमें जो है ज्वाइन करने के लिए। खैरियत से? बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। हुमा साहिबा, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो पॉवर्टी को लेकर क्या काम कर रही है? देखिए जी, जितनी भी पब्लिक सेंट्रिक गवर्नमेंट्स होती हैं, मैच्योर गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका होता ही ये है कि फोकस के लोगों की भलाई कैसे हो सकती है। अपने टारगेट्स वो बनाती हैं और उनको वो अचीव करते हैं। कई जो है वो मतलब है कि जिस तरह हमारी हमेशा से ये रही है कि कम्युनिकेशन इकट्ठी होनी चाहिए, लोगों के लिए रास्ते खुलने चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट का शुरू से फोकस था कि कनेक्टिविटी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मास ट्रांजिट वगैरह सब वो आ जाती है, तो हम उस पे हमने फोकस किया। आज आप देखें कि उसके कितने फ़वाइद हमें हासिल हो रहे हैं। टाइम सेव होता है, बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो मनी। डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें। फिर ये है कि लोगों को किस तरह से हमने लेके आगे चलना है और इनके लिए हम क्या क्या भलाई कर सकते हैं। तो हर वक्त जो है इंसान नई नई कश्मकश में रहते हैं, स्पेशली लीडरान, कि हमने लोगों को कहाँ कहाँ से रिलीफ देना है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी आ जाते हैं कि जो या तो अनफोर्सीन होते हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स, मैन मेड डिज़ास्टर्स, जिनके अगेंस्ट जो है ना आपको अपनी जितने भी वो है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स या आपका जो विजन है उसको लेके आप आगे चलते हैं। तो वो आपको उसमें से टाइट रोप वॉक पे से गुजरना पड़ता है, भूल भुलैयों में से गुजरना पड़ता है। कहीं पे आपने एक टारगेट रखा होता है, वो सडनली आपको चेंज करना पड़ता है, उसको रोक देना पड़ता है, पॉज हो जाता है उसका, और फिर आप किसी और तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पंजाब के अंदर पॉवर्टी के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं
उसमें कैश असिस्टेंस ज़्यादातर मुझे नज़र आती है। आपको नहीं लगता कि इसको रिप्लेस करना चाहिए? वर्ल्ड बैंक भी जिस तरीके से कहता है कि SMEs को और ख़वातीन को बिजनेसेस में उनके सपोर्ट करें, एम्प्लॉयमेंट ताकि जनरेट वहाँ से भी हो और वो भी खुद कफील हो सके, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। तो मैं चाहूँगा उस हवाले से आप प्लीज़ बताएंगे कुछ। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिबेट जो है ये शुरू में भी था और अब ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था और इसमें उन्होंने शुरू में तो कहा कि कैश हैंड आउट्स देंगे हम, और वो दे रहे थे और उसकी जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो थी, मगर इसका प्लस साइड ये था कि औरतों ने अपने आप को रजिस्टर कराने शुरू कर दिया था, CNICs बनने शुरू किए थे। अनप्रेसिडेंट नंबर ऑफ वुमेन स्टार्टेड रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करने शुरू कर दिया। मगर उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आ रही थी या डिबेट जो आ रही थी वो ये आ रही थी, जो अब तक है और बढ़ती जा रही है कि, और जैसे पंजाब गवर्नमेंट का भी इसमें या हमारी हुकूमत का भी थोड़ा सा इसमें एक एंगल ये है कि हमने ये देखना है कि हमने इनको ख़वातीन को किस तरह से मजबूत करना है इकोनॉमिकली, और उसमें ये है कि अगर हम सिर्फ हैंड आउट्स देते हैं तो फिर हम अपने हैंड आउट ही होता है जिसपे आपने अगले को मांगने पे लगा दिया है, और हम अपनी लोगों को मांगने पे नहीं लगाना चाहिए बिकॉज उससे सेल्फ एस्टीम भी नीचे चली जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पिछले कोई तकरीबन 2 साल से एक नया प्रोग्राम हुनरबंद स्किल प्रोग्राम जो शुरू हुआ, बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो अपने तरफ से, क्योंकि वो भी ट्रायल एंड टेस्टिंग पे चल रहे थे कि ये करें तो ये करें, एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड, ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो समझते हैं। और रुबीना रऊफ खालिद साहिबा हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, आपको पता है इट्स अ स्मार्ट गवर्नमेंट, इट्स लोग हैं, तो वो भी अपने अंदाज से, वही जैसे मैंने कहा कि हर हुकूमत का एक अपना एक तरीक़ा होता है आगे चलने का लोगों की इमदाद के लिए, तो वो मुख्तलिफ इक़दामात करते हैं। तो हम लोगों का भी यही है कि हम लोग ये सोचें कि स्किल वर्कर्स जो है ना वो पैदा करें ख़वातीन और मर्दों में इकट्ठे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि, और हम हर एरिया में, ये नहीं कि सिर्फ सिलाई की मशीन पकड़ा के 4 तस्वीरें खिंचवाएंगे और अल्लाह खैर सला, बिकॉज मे बी अगर आपने मुझे सिलाई की मशीन पकड़ाई है तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे क्यों सिलाई की मशीन के पीछे लगा दिया, यू नो। सो बच्चियों के भी आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की थिंकिंग होती है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने बहुत ब्रॉड बेस्ड इसको देखने शुरू कर दिया। हम एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं ख़वातीन की क्या वो हो सकती है, एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर में उनके, बिकॉज ज़्यादातर ख़वातीन हमारी जो हैं जो काम कर रही थी वो इनफॉर्मल सेक्टर में थी, जो रजिस्टर्ड नहीं था। मैम, जिस कमेटी का आप हिस्सा हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, उसमें क्या मुद्दा डिस्कस हो रहा है और किन चीज़ों के ऊपर काम आप मुद्दा यही डिस्कस ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो विमेन इन डिस्ट्रेस फंड भी बना था, उनको हम किस तरह से केटर करें, और सिर्फ ये नहीं कि हम उनको हैंड आउट्स दें पैसों की, मगर हम उनकी स्किल बिल्डिंग भी करें। हम उनको बेसिकली, आप ये देखें, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने जो है एक वहाँ पे वो बना लिया है, एक हब बना लिया जहाँ पे वो ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हैं। जी। इसी तरह हमारी हुकूमत ने भी यही शुरू किया हुआ है कि आप देखें, ये बैतुल माल में चले जाएं, वो आपको फ़ौरन रेफ़र करेंगे कि वहाँ स्किल बिल्डिंग की उनकी जो सेक्शन है उसमें वो रेफ़र कर देते कि ये औरत हमसे मांगने आ रही है, इसके पास कोई स्किल नहीं है, इसका शौक़ क्या है, और उसमें उनको लगाएं और वो स्किल करके सिखा के। तो मतलब कि जो बिल्कुल ही स्किलफुली इलिटरेट हम कह सकते हैं हो, आप उनको स्किल के लिए ट्रेन करते हैं, लेकिन उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब सपोज़ वो बच्चा या ख़वातून जो है वो यतीम हो, विडो हो, या फिर वैसे ही वो अफोर्ड ना कर सकती हो कोई एजुकेशन, तो आप लोग उनको मेरिट पे ले लेते हैं? नहीं, हम लोग हर लिहाज से हम देखते हैं कि ये ज़रूरतमंद है, यतीम बच्चा या बच्ची है, अगर उसको तालीम की ज़रूरत है तो आपको पता है कि वो स्कॉलरशिप्स भी दे देता है, बैतुल माल की तरफ से चला जाता है। इसी तरह जो है, जो ख़वातीन हैं उनसे हम पूछते हैं, कि बच्चियाँ जो हम उनसे पूछते हैं कि आप किस चीज़ का शौक़ रखते हैं। हम उनको यहाँ तक कि हम ये जो सर्विस इंडस्ट्री है इसमें भी ला रहे हैं। आप देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ़िलीपींस, इनकी ज़्यादातर लड़कियाँ ख़वातीन जो है वो सर्विस सेक्टर में दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। फिर हम उसमें भी देख रहे हैं कि केयर इंडस्ट्री जो है, केयर इकोनॉमी की तरफ भी जा रहे हैं, और केयर इंडस्ट्री में भी ये है कि जो जिस तरह ट्रेंड जो हैं ख़वातीन और मर्द को
मर्दों को ट्रेन किया जा रहा है। इसमें रिफा यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इज़ वेल, कि हम उनको ट्रेन करें और जिस तरह बुज़ुर्ग लोग, बीमार लोग, उनको कैसे हैंडल करना है। और उसमें आपको पता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बाहर से वो आ रही है डिमांड केयर इंडस्ट्री में जाने के लिए कि जी ये बाहर के मुल्कों में, तो बल्कि मुझे रिफा में जो उनके बता रही थी कि वहाँ पे उनकी इतनी डिमांड आई हुई थी कि उन्होंने कहा सिर्फ ख़वातीन, तो उन्होंने कहा कि आपके पेशेंट्स भी सिर्फ ख़वातीन ही होंगी। उन्होंने कहा नहीं मर्द भी। उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं कर सकते, हम ख़वातीन के लिए ख़वातीन और मर्दों के लिए मर्द। तो हम ट्रेनिंग, और वो देखें आपको एक चीज़ आती है मगर एक चीज़ होती है आपको पॉलिश करनी है। बिल्कुल, यू सी यू लर्न ऑन जॉब एज वेल। इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं एक थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो उसको पॉलिश करते हैं और उसको स्किल्स बाकायदा सिखाई जाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हम जो ख़वातीन काम करती हैं, सपोज़ अगर वो डिलीवरी में उनको छुट्टियां तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनके ऑफिस में डे केयर कोई नहीं होता, या डे केयर होता है तो वहाँ कोई खातून मौजूद नहीं होती जो उनको असिस्ट कर सके, इसलिए उनको अपने वर्क लाइफ में और अपने बच्चों को बैलेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तकरीबन पाकिस्तान में हर, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, हर ऑफिस का ये इशू है। डू यू थिंक इस पे काम होना चाहिए? ट्रेंड असातिज़ा को डे केयर में होना चाहिए ताकि वो बच्चों को देखिए बहुत ज़रूरी है। और रहा है क्रशेस कहते हैं इसको, या डे केयर जो होता है, वो उसके ऊपर हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे थे। मैं इससे पहले डेवलपमेंट सेक्टर में भी रही हूँ और मेरा जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में भी है, शरिया में भी है और जेंडर पे भी है। तो उसमें ये आ जाता है कि हमने वहाँ पे जिस तरह फॉर इंस्टेंस विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी पहले, उधर हमने सेटअप किया, फिर हमने सेक्रेटेरिएट जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है वहाँ सेटअप किया और उसमें ट्रेन जो आयाज थी ना उनको रखा था और साथ में उनके साथ CCTV कैमरास भी लगाए थे और जहाँ नहीं लग सकते थे वहाँ ऑफिसर्स को था कि वो किसी एक फोकल पॉइंट था कि वो जाके चेक करे कि उनका क्या हाल है, किस तरह से वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। मसला ये आ जाता है कि एक मतलब है कि वो इग्नोर हो रहा है या नहीं हो रहा। नेशनल असेंबली में उन्होंने रखा हुआ है, अच्छा, उसमें जितनी भी फंक्शनल, इट्स फंक्शनल, ओके, इट इज़। और उसमें वो देखते हैं बच्चे, मतलब पेरेंट्स भी फूड वगैरह दे जाते हैं बच्चों का या कुछ ऐसे, तो वो सारा। और फिर ये आ जाती है कि ख़वातीन के लिए जो मैटरनिटी लीव 3 months की होती है, पैटर्निटी लीव भी हो गई है कि जी फादर्स शुड ऑल्सो बी एट होम टू सपोर्ट देयर वाइव्स। और बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन भी बड़ा हो जाता है, पोस्ट नेटल डिलीवरी डिप्रेशन भी बड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती तो उनको साथ ग्रो करने का। आप कह रही हैं कि इस पे अब काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक भी मैंने ये देखा है ना कि डे केयर की वजह से बहुत सारी माएँ जो हैं वो अपनी जॉब डिलीवरी के बाद 6 महीने या साल तो बेचारी बिल्कुल छोड़ देती हैं, उसके बाद उनको लगता है शायद आफ्टर 6 months आई कैन वर्क अगेन। और मैम काफ़ी प्रॉब्लम, इनफैक्ट हम दोनों ही एक प्रोग्राम सरकारी टेलीविज़न के लिए होस्ट कर रहे थे, वो था एहसन इकबाल साहब का एक प्रोग्राम था और उसमें डिफरेंट लोग आइडियाज़ पेश करते थे अपने, उनको फंडिंग की जाती थी। तो उसमें एक जो काफ़ी हाईलाइट हुआ इशू, और आपका बिल्कुल वो बनता भी है कंसर्न क्योंकि आप एज ए कंसल्टेंट वुमेन राइट्स के हवाले से जो काम करती रहती हैं। सो मैम, हमारे मुल्क में एक और ख़वातीन के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है मेल न्यूट्रिशन का, कि उनकी टीनेज या उससे पहले जब उनको प्रॉपर्ली ग़ज़ा नहीं मिलती और फिर बाद में उनकी शादी और फिर आगे प्रेगनेंसी और अगली जनरेशन जो है वो पैदा करने के लिए, और उनमें बहुत सारी हमें सिंध के अंदर जो प्रॉब्लम्स हर दफ़ा हमें फेस करने को मिलती हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको ग़ज़ा नहीं मिल रही, माँ बच्चे दोनों की सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है। इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या फोकस है? देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो तो आप उसको अंडरमाइन कर ही नहीं सकते किसी इंसान के लिए भी, ख़वातीन के लिए स्पेशली, बिकॉज ख़वातीन को अल्लाह मियाँ ने जो है वो आगे प्रोजेनी बढ़ाने के लिए भी बनाया है, तो उनकी न्यूट्रिशन और वो बहुत ज़रूरी है। उनका रोल जो है, जो बायोलॉजिकल रोल है, उसमें उनके लिए बहुत अहम है। ज़हनी जिस्मानी सेहत हर एक की के लिए अहम है, और जहनी और जिस्मानी जो सेहत है वो आपकी, वो कहते हैं ना, अल-जसदुल सलीम फिल जसद, अल-अक़्ल सलीम फिल जसद सलीम, यानी आपका बॉडी जो है वो अच्छी होगी तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जिस तरह मैं भी अपने लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ज़हनी और जिस्मानी सेहत अता करते रहना।
तो वो बहुत अहम है। न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन है और उसके ऊपर बहुत काम भी होना जी, चाहिए। उस पे काम हम कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे जो SDGs का एक वो सेक्रेटेरिएट है, उसमें हमारे साथ जो हैं वो ज़हरा फातमी साहिबा हैं, वो उसकी वो सब कमेटी को देखती हैं, तो मैं उनके साथ उनको हेल्प कर रही हूँ उसमें कि हम लोग मैल न्यूट्रिशन कैसे हटा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी अक्रॉस द कंट्री मेजर इशू। बिल्कुल। तो जब तक आपके बच्चों की, आपकी नशोनुमा ठीक नहीं है, औरतों की नशोनुमा, तो वो क्या बच्चा पैदा करेंगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, और यही जो है नौजवान नस्ल कल को हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी इन्हीं के हाथों में होना है। सो इनको बेशक हम एंटरप्रेन्योर बाद में बनाएंगे, पहले उनकी एटलीस्ट बेस तो स्ट्रांग हो, क्योंकि एक तंदुरुस्त बॉडी जो होती है वो ही तंदुरुस्त दिमाग को जन्म देती है। स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप सोचिए मैल न्यूट्रिशन की वजह से। बिल्कुल। और स्टंटेड का मतलब ये कि वो दिमाग नहीं उनके चल रहे, बिकॉज दे वर बोर्न लाइक दैट। सो ट्रू। थैंक यू सो वेरी थैंक यू मच। सो मच फॉर कमिंग। माजरत हम आपको कम वक्त दे पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि सब प्रोग्राम जो है बारिश की वजह से आज जरा डिस्टर्ब हो आज, गया, हाँ। बट डेफिनेटली हम किसी दिन आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे। Thank you so और आप much. हमें जरूर अभी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी बातचीत आपसे हो सकती है, सो इंशाल्लाह करेंगे। दोबारा थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for having me. एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, बात करते हैं ईरान और इज़राइल और अमेरिका वॉर के हवाले से। उसमें अमेरिकी मीडिया ने एक दावा किया है कि अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालसियों के ग्रुप के दरमियान मुमकिना जंग बंदी से मुतालिक अहम बातचीत जो है ना वो जारी है, जिसके तहत 45 रोज़ा सीज़ फायर पर गौर किया जा रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पीच दी है उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छा खासा रेस्क्यू मिशन के हवाले से अपडेट किया कि उनके 2 पायलट्स थे, वो पायलट्स को कैसे निकाला गया, पायलट ज़ख्मी था, वो पहाड़ पर फिर भी चढ़ता रहा और हमने अपने जहाज़ तबाह किए ताकि हम लोग जो है उनकी टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी ईरान वालों के हाथ नहीं लगवाना चाहते थे। हमने बड़ा कामयाबी से ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है वो अल्टीमेटम सिर्फ़ और सिर्फ चंद घंटों का रह गया, उसके बाद एक रात ऐसी होगी जिसमें हम ईरान को तबाह कर देंगे, वो रात शायद आज की हो। इसके अलावा और बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं करंट अफेयर स्पेशलिस्ट हैं, IR स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जी, वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये जो खित्ते की सूरत हाल चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच पे स्पीच आ रही है, उसका लुबे लुबाब जो तज्जियाकारों की राय में निकल रहा है ये है कि सर सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहे हैं कि अब जंग बंदी की जंग जो है वो हम वैसे तो जीत नहीं सके, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें जो है पजीराई मिल जाए कि अमेरिका ने काफ़ी हद तक जो है वो जंग जीती है। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच है या ट्विटर पे कोई एक्स अकाउंट पे उन्होंने कोई पोस्ट किया है, ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में एक्सपोज करती है। एक तो उसकी बुखलाहट है, ऐसे लगता है कि जैसे वो अपना टेम्पर लूज़ कर चुका है सारे अमल में। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो ऐसे लगता है एक बंदा एक वर्ल्ड लीडर हो और वो भी इस तरह के मुल्क का कि जहाँ पे हम ये समझते हो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वो जब इस किस्म की बात करे तो मेरे ख्याल में ये अपनी खुद तौहीन कर रहा है इस लैंग्वेज के ज़रिए। इस तरह की गुफ्तगू करके वो अपनी तजलील खुद कर रहा है, किसी को वो धमकियाँ नहीं दे रहा। एक इस स्टैचर का आदमी अगर इस तरह की गुफ्तगू करे तो यकीनन हम यही समझे कि वो अपनी तौहीन अपने हाथों खुद कर रहा है, क्योंकि जेब नहीं ना देती इस तरह की गुफ्तगू से। और इस तरह की गाली गलोच करना और फाउल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये तो बहुत सर उनकी बौखलाहट से इस वक्त सवाल ये है कि हम क्या तासुर ले सकते हैं, क्या उसके हदाफ पूरे नहीं ना हो रहे वहाँ पे, क्या वो खित्ते में। अपनी मिलिट्री की वजह से जो है वो बौखलाहट का शिकार है, उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर वो इजराइल की वजह से जो है प्रेशर में आके बौखला कर इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या तासुर जाहिर नहीं, कर रहा है? असल में जो हदाफ उसे वो हासिल करने करना थे। चाहता था वो हदाफ तो उसके लेकिन हासिल उनके हो कहने नहीं के रहे। मुताबिक हम 70% अहदाफ वो चाहते थे- अगर पूरे वो कर चुके 70% हैं। कर चुके हैं तो फिर जंग बंद कर दें, फिर खत्म कर बौखलाहट है दें। किस चीज की? या अब जो आप अचीव करना चाहते थे अगर आपने अचीव कर लिया फिर है बौखलाहट तो फिर किस- फर्दर हाँ। जंग किस चीज की, सर, फिर ये तो धमकियां मैं किस चीज की? आपको कह रहा हूँ कि वो बस एंडिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट्स अपनी ऐसी दे रहे हैं कि
जहन साजी इससे लोगों की हो जाए कि हमारा मकसद था रिजीम चेंज करना। एक्चुअली वो उन लोगों को ये बताना चाह रहा है अमेरिकन को कि जंग तो वो असल में जीत नहीं पा रहा, ना उसके वो हदाफ जो है वो पूरे हो रहे हैं। अब वो अमेरिकन लोगों को ये बताना चाह रहा है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, मैं सब लेकिन ये सब जानते हैं कि उसने क्या हासिल किया है, क्या हासिल नहीं किया। अगर उसके हम फर्दर धमकियों को भी लें, अब मुझे आप ये बताइए कि एक मुल्क अगर किसी मुल्क पे इस तरह का एक्ट ऑफ अग्रेशन है उसका, जिसके नतीजे में ठीक है अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचा सकता है, क्या किसी बाशऊर इंसान इस जंग को जीतना कहेगा जहां पे आप 50,000 या लाख बंदा मार के और कहे हमने जंग जीत ली है? मेरे नजदीक तो वो शिकस्त है। बिल्कुल। ये जो उन्होंने अभी ट्रम्प का जो बयान सामने आया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि हम यहाँ हमले करेंगे, वहाँ हमले करेंगे, उसके जवाब में ईरान का ये कहना कि इसको नस्लकशी के तौर पर लिया जाएगा क्योंकि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है, कानून भी इसका तो खिलाफ वर्जी वो पहले भी वो ब्रिजेस उसने डिस्ट्रॉय किए, उसने ऑयल फैसिलिटीज को उनकी डिस्ट्रॉय की, सिविलियन लोगों पे हमले किए, ये तो ह्यूमन राइट्स की वैसी वायलेशन। सवाल मेरा यही है कि इससे पहले भी अमेरिका हिस्ट्री में ये चीज़ें रिपीट करता हुआ आया है, अभी बहुत रीसेंट देखे वेनेजुएला वाला भी हम देख लें, तो आखिर अमेरिका चाह क्या रहा है? कोई उनको अब जवाब क्यों नहीं दे रहा कि आप गलत कर रहे हैं, या कोई किसी से भी वो घबरा क्यों नहीं रहा? अगर आप इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं कभी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एक्ट हैं इस तरह के, वो कभी भी सिविलाइज्ड नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही दुनिया में सबसे पहले एटॉमिक बम को किसने इस्तेमाल किया? वाहिद आज तक अगर कोई इस तरह का एक्ट है तो वो अमेरिकन लोगों के ही। इसको अगर आप डिस्क्रेडिट की बातें चल रही हैं, हो सकता है ईरान पे। देखिए, बुखलाहट में ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बहुत काबिल अफसोस वाक़या होगा और इसका नतीजा भी ट्रंप के लिए कोई अच्छा नहीं निकलेगा पूरी दुनिया में। अच्छा क्या निकलना है, मतलब इसके बाद भी ट्रंप के लिए हम कुछ अच्छा लेकिन आलमी निकल रहा हो तो अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, अलाइज पहले अलाइज उसके साथ, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह की उसकी सुपर पावर का जो एक उसने गलत इस्तेमाल तो है ही गलत, लेकिन दैट इज क्रम्बलिंग, जो मैं समझता हूँ। देखिए, अलाइज उसके सारा यूरोप उसका अलाइज था, आज क्या वो उस हद तक उसके साथ खड़े हैं? पूरी दुनिया में अमेरिका से लोग पीछे हटते जा रहे हैं जितनी ग्लोबल पावर्स है, और मेरा ख्याल है जब ये जंग अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद रिविजिट करेंगे सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कि उन्होंने अमेरिका के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात रखने हैं। ये उनके अभी तक तो वो शायद इस तरह की स्टेटमेंट ना दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपनी ये सारी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जहाँ तक इजराइल का मसला है, देखिए अगर ट्रंप फर्ज करें जंगबंदी कर भी देता है, क्या उसके नतीजे में इजराइल भी जंगबंदी करेगा? अगर जंगबंदी नहीं होती इजराइल की तरफ से तो फिर अमेरिका की तरफ से जंगबंदी हो भी जाए तो ईरान को तो उसका कोई फायदा नहीं है, और ना ही ग्लोबल पीस को कोई फायदा है। लेकिन इस वक्त नजर भी यही आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के आपस में भी कोई गठजोड़ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, अमेरिका उसे रोकता भी जा रहा है, तो वो नहीं रोक पा रहा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका रोकना चाहे तो रुक सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये वाली बातें होती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पपेट बने हुए हैं थ्रू एप्स्टीन फाइल्स। अच्छा, ये एप्स्टीन फाइल्स की बहुत सी लोग और अमेरिका में भी बहुत सा यही तासुर लिया जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ऐसा है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूं। आप ये समझते हैं कि नेतन्याहू के ऊपर सुपरविजन के लिए डोनाल्ड ट्रंप? मैं ये देखता हूँ, इस तरह देखता हूँ कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट है इस रीजन में, लास्ट टाइम मेरी आपसे ऑयल का कल रात जिक्र कर है ही ऑयल, बेसिकली फैक्ट्री ही पीछे ऑयल है कि आप देखिए दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी ऑयल बेस्ड है और 100-200 साल वो कहीं नहीं जा रही। दुनिया में अल्टरनेटिव एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह की मैसिव इंडस्ट्री, वैसे भी इस तरह की मैसिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, फिलहाल नहीं है कम से कम। तो जो ऑयल, जितने भी ऑयल के रिसोर्सेज हैं जिन मुल्कों में है, अगर आप उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, आप ग्लोबल इकोनॉमी पे कंट्रोल करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे कंट्रोल करते हैं तो तो आप ग्लोबल लीडर हैं। और अगर आप ग्लोबल लीडर, ऑयल जो है वो तय कर रहा है इस वक्त के ग्लोबल लीडर कौन होगा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल काफ़ी एक्टिव हैं और अमरीकी नायब सदर डी वेंस और खुसूसी एलची स्टीव और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इनसे मुसलसल राब्ते में है। 45 रोज़ा जंगबंदी जो मुआहदा हुआ है उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का जो है नाम दिया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे फील्ड मार्शल की जो कोशिशें जा रही हैं? नहीं, पाकिस्तान के एंड से जो भी देखिए जो पीस एफर्ट्स हैं वो तो काबिल इस्ताइश हैं।
ईरान में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जंग का जो एस्केलेशन है वो बढ़ती है, तो उस सूरत में ज़ाहिर है उसका एक फॉल आउट पाकिस्तान पे भी बिल्कुल है। दुरुस्त। पाकिस्तान एक उसका नेबरिंग कंट्री है मेजर फॉल आउट और यकीनन अगर आप को कुछ याद हो, जब 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ईरान से रेफ्यूजीज की आई थी और शायद अभी भी आपने कहीं कहीं देखे होंगे कि ईरानी लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं या बहुत से लोग मुल्क से यहाँ से आगे जा चुके हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तान के लिए, और फिर पाकिस्तान फॉल्ट लाइन भी है इस हिसाब से, हमारे यहाँ सेक्टेरियन इश्यूज भी मौजूद हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे पीस हो, वहाँ पे पीस हो। हाँ लेकिन ये 45 रोज़ा जब सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है, आपको लगता है इस पे अमल दरामद होगा? मैं असल में इसको थोड़ा सा इस तरह देखता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट्स तो काबिल इस्ताइश है, लेकिन हमारे पास वो लेवरेज नहीं है जिसकी वजह से हम किसी भी मुल्क को कंपेल कर सकें या मजबूर कर सकें के मुताबिक, हाँ हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शायद इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर रूस और चाइना बीच में फिर मुमकिन है तो और हो सकता है रिसेंट विजिट जो इसाक डार साहब की चाइना थी उसमें कुछ इस तरह की गुफ्तगू हुई हो, और अभी तक जाहिर है वो गुफ्तगू अभी वो मीडिया पे जाहिर नहीं हुई, लेकिन क्या असर आया यही है। और इस तरह की जाहिर होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इनिशियल फेजेस पे हैं ये चीजें। जब तक चीज कोई गुफ्तगू मैच्योर ना हो उसे बाहर आना भी नहीं चाहिए, सबोटाइज हो सकता है सारा प्रोसेस। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो पीस एफर्ट्स हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है, अमेरिका, ईरान एंड पाकिस्तान। ठीक। लेकिन इसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है या नहीं, या अमेरिका ने कौन सी गारंटी हमें दी है कि इजराइल भी सीज फायर करेगा? अगर इजराइल सीज फायर नहीं करता और वो कल को कहता है कि जी ये तो एग्रीमेंट जो है या जो अंडरस्टैंडिंग है ये तो अमेरिका की है, पाकिस्तान की है और ईरान की है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो मेरा ख्याल है फिर इस सिलसिले में जो है ना, जो कि इससे पहले भी हमने देखा है फ़लस्तीन और इजराइल का जब हुआ था, ऐसा हुआ, वो वही वाला हमें दोबारा जी। तो ये इस किस्म की सूरत हाल जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ ताज साहब आपके वक्त के so लिए। माजरत आज हमारे पास वक्त कम है। सलामत रहें ख़वातीन और हज़रात, आपसे लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।